तो हमारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेच विद सरोजित सर में। मैं अब बता दूं कि मैं आज का ये जो टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने, ये अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि अगर जूनियर क्लास के भी बच्चे हैं 7, 6, 7, 8 के, तो उनके लिए भी ये बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। खास करके जूनियर तक के बच्चे और लड़के जो हैं, जो 9th और 10th में चले जाते हैं, उनको एक बात की समस्या होती है कि वो अक्सर ही इस बात को समझ नहीं पाते। अगर उनसे पूछा जाए कि बताइए कि चाल का मात्रक क्या होगा, तो चाल का मात्रक वो बताते हैं कि दूरी बटा समय। अक्सर ऐसा बच्चों के अंदर दिक्कत देखने को मिली है कि वो राशियां और मात्रक में अंतर पहचान नहीं पाते हैं। तो इसी असुविधा को दूर करने के लिए मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं जो सीधे उन सभी वर्ग के बच्चों को कवर करता है जो क्लास 6 से लेकर के 12 तक पढ़ते हैं। तो 6 से 12 तक के लिए बच्चों के लिए यह मैं नया क्लास लेकर आया हूं, आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो है राशियां। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, शुरू से अंत तक बताऊंगा कि राशियां क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और मात्रक क्या होते हैं। मैं थोड़ी सी शीघ्रता से इस को कवर करूंगा क्योंकि यह टॉपिक जो है कई दिनों की टॉपिक्स है। अगर मैं केवल इस पर लेक्चर देने लगूं तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा बात न करते हुए जल्द ही हम स्टार्ट करते हैं। राशियां किसे कहते हैं? सबसे पहली बात कि आप ये जानिए कि राशि किसे कहते हैं, राशि किसको कहते हैं और राशियां क्या होती हैं, इसके बारे में हम जानते हैं कि मैक्सिमम लोगों को ये बात ही नहीं पता होती है कि राशि किसे कहते हैं। तो यहां पर देखिए, राशि किसे कहते हैं। राशियां वह होती हैं कि जिनको हम माप सकते हो और संख्या के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो, संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकते हो। तो राशि उसे कहते हैं। राशि वह है जिसे मापा जा सकता है तथा संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। हाँ, तो दोस्तों मैं बता दिया आपको कि राशि किसे कहते हैं। राशियां वह है जिसे मापा जा सकता है और संख्या के रूप में क्या किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे किनको आप माप सकते हैं, जैसे ये सामने रहा आपके मार्कर, इस मार्कर की लंबाई को मापी जा सकती है या नहीं मापी जा सकती है। तो ये मार्कर की लंबाई मापी जा सकती है, इसका मतलब कि मार्कर राशि है? नहीं, बिल्कुल मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं। राशि मार्कर मेरी राशि नहीं है। इस मार्कर में बहुत सारी चीजें मापी जा सकती हैं बेटा। क्या क्या मापी जा सकती है? इस मार्कर की लेंथ मेजर की जा सकती है, यानी कि इसकी लंबाई मापी जा सकती है, इसकी मोटाई मापी जा सकती है, इस पृष्ठ की कुछ रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, वो मापी जा सकती है, इसका कुछ व्यास होगा, उसे मापा जा सकता है। तो कहने का आशय ये है बेटा कि राशियां उसे कहते हैं जिनको मापा जा सकता है। अगर मैं कहूं इस मार्कर को मापा जा सकता है तो मेरे कहने का ये शैली ही गलत है, ये तरीका ही गलत है। इस मार्कर की लंबाई मापी जाती है, इस मार्कर का क्षेत्रफल मापा जा सकता है, इस मार्कर का आयतन मापा जा सकता है, इस मार्कर की रेडियस मेजर की जा सकती है, इस मार्कर का डायमीटर मेजर किया जा सकता है। तो राशियां ये है, जैसे इसकी लंबाई राशि हो गई, इस मार्कर का व्यास मात्रक हो गया, राशि हो गई, और इस मार्कर का क्षेत्रफल राशि हो गई, इस मार्कर का आयतन राशि हो गया। ठीक है, एक अक्सर मैं कहानी सुनाया करता हूं कि अक्सर जो होते हैं गांव के जो कुछ लोग जब बाहर कमाने जाते हैं, जो मतलब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो बाहर जाते हैं, काम करते हैं और उनके सामने कोई इंजीनियर्स या कोई प्लांट हेड आ जाता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति, और उनके सामने कोई बात रखनी होती है, तो उनसे कुछ बात जाननी होती है। जब वो अपनी बात को जानने का प्रयास करते हैं तो लोग कहते हैं कि इंजीनियर साहब को हम सिखाते थे, इंजीनियर साहब तो कुछ नहीं जानते थे। एक्चुअल में इंजीनियर साहब इस बात को पढ़े थे, वो आपकी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। आप कह देंगे कि दीवाल मापे हैं, इतना है, वो इंजीनियर साहब नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? इंजीनियर साहब पढ़े हैं
कि दीवाल मापने का मतलब है दीवाल में तो बहुत चीज मापी जा सकती है। दीवाल की लंबाई मापी जा सकती है, दीवाल की चौड़ाई मापी जा सकती है, दीवाल की ऊंचाई मापी जा सकती है, दीवाल का क्या है कि क्षेत्रफल मापा जा सकता है, दीवाल का आयतन मेजर किया जा सकता है। एक एक ईंट का बेटा एक एक ईंट की क्वांटिटी बताई जा सकती है, एक एक मसालों की मात्रा बताई जा सकती है। इंजीनियर साहब के पास इतनी कैपेबिलिटी होगी, लेकिन आपके जो कहने की शैली रही वो इंजीनियर साहब के समझ में नहीं आ रही है, यानी कि शैली समझ में नहीं आती है। तो चलिए इस पर ज्यादा नहीं बात करते हैं। राशियां वो होती हैं जिसे मापा जा सकता है और जिसे संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, जैसे क्या कहें, जैसे हो गया, जैसे में हो गई लंबाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई, या फिर मोटाई, मोटाई, आयतन क्षेत्रफल, आयतन क्षेत्रफल इत्यादि। ठीक है, ये सभी की सभी राशियां हैं। किसी वस्तु की चाल को माप सकते हैं तो चाल भी राशि है। किसी वस्तु के क्या बोलते हैं कि किसी वस्तु के भार को माप सकते हैं तो भार भी राशि है। द्रव्यमान को माप सकते हैं, द्रव्यमान भी राशि है। तो राशियां उन्हें कहते हैं जिसे मापा जा सकता है। आपके दिमाग में ख्याल आया होगा कि सर किसे नहीं मापा जा सकता, इस हिसाब से तो सबको मापा जा सकता है। तो भाई साहब किसे नहीं मापा जा सकता, मेरे हैप्पीनेस को माप करके बताइए, मेरे सैडनेस को माप करके बताइए, मेरी स्माइल को मेजर करके बताइए। तो जिनको नहीं मापा जा सकता वही क्या कहलाती हैं, वो राशि नहीं होती है। ठीक है ना। तो जिनको नहीं मापा जा सकता है वो राशि नहीं है। अब दीवाल है तो दीवाल राशि नहीं कहेंगे। दीवाल में जिन जिन को मापा जा सकता है, दीवाल में जिन जिन पदों को मापा जा सकता है उनको हम क्या कहेंगे, राशि कहेंगे। और राशियों में मैं बात करूं, राशियों के कई प्रकार होते हैं बेटा। मैं सबके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, जो आपकी आवश्यकता की चीज है मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। राशियों में एक राशि होती है भौतिक राशि, भौतिक राशि, भौतिक राशि, इनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। भौतिक राशि किसे कहते हैं, जरा सा समझेंगे कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। ऐसी राशि जिसका संबंध किसी भौतिक परिघटना से हो। भौतिक परिघटना का मतलब होता है किसी बाहरी कार्य क्षेत्र से हो, किसी पदार्थ के बाहरी गुणों से हो। ऐसा राशि जिसका संबंध किसी पदार्थ के बाहरी किसी गुण से हो। तो ऐसी राशि जिसका संबंध किसी भौतिक परिघटना से, यानी कि किसी पदार्थ के बाहरी गुणों से जिसका संबंध हो और जिसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेजर किया जा सकता है, मतलब कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। चाहे तो आप उसे डायरेक्ट माप लें या फिर इनडायरेक्ट मापें। तो जिनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मापा जा सकता है उनको हम भौतिक राशि कहते हैं। क्या बताया मैंने कि भौतिक राशियां वह है, मैं यहां पर लिख देता हूं कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। भौतिक राशियां वह है, या ऐसे लिख देते हैं, ऐसी राशि, ऐसी राशि, राशि जिसका संबंध, जिसका संबंध, संबंध किसी भौतिक परिघटना, ऐसी राशि जिसका संबंध किसी भौतिक परिघटना से हो तथा जिसे प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, मापा जा सकता है, उसे राशि कहते हैं, उसे राशि कहते हैं। उसे भौतिक राशि कहते हैं, उसे भौतिक राशि कहते हैं, राशि कहते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापने का आशय क्या है। प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से मापने का आशय यह है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि इस मार्कर की लंबाई बताइए, तो कोई यंत्र लाएंगे, स्केल वगैरह टाइप का यंत्र, और इसको रख करके इसकी लंबाई माप लेंगे। लेकिन अगर मैं कह दूं कि किसी वस्तु की चाल बताइए, तो चाल बताने के लिए क्या करना होगा कि आप कोई यंत्र लाएंगे, चाल मेजर कर लेंगे? नहीं, चाल बताने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको ये देखना होगा कि वस्तु कितना दूरी तय की और कितना समय लगा।
और दोनों को डिवाइड करेंगे तब जाकर के चाल निकलती है। यानी कि चाल को मापने के लिए आपको पहले दूरी और समय को मापना होगा, जबकि लंबाई को मापने के लिए आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। तो जिस राशि को मापने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता न हो, उस प्रकार के मापन को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष मापन कहते हैं। और जिनको मापने के लिए किसी अन्य राशि के मान को निकालने की आवश्यकता पड़े, उस प्रकार के मेजरमेंट को हम अप्रत्यक्ष मेजरमेंट कहते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष मापन कहते हैं। ठीक है। अब भौतिक राशियां जो होती है बेटा दो प्रकार की होती है। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? तो यहां पर मैं बताता हूं भौतिक राशियां जो होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक तो होता है मूल राशियां और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियां। तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। अब मूल राशियां जानेंगे, व्युत्पन्न राशियां जानेंगे और सारी बातें जानेंगे कि मात्रक किसे कहते हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद से हम आगे बात करेंगे। हाँ, तो आप लोगों ने इतना तो नोट कर ही लिया होगा। आगे स्टार्ट करते हैं कि हमने आपको बताया था कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो मूल राशि होती है और दूसरी क्या होती है? व्युत्पन्न राशि होती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं मूल राशि की बात करता हूं कि मूल राशियां किसे कहते हैं। ठीक है। तो मूल राशियां क्या होती है बेटा, ध्यान से समझना है आपको कि हमने बताया कि भौतिक राशियां वो होती है जिनका हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन क्या कर सकते हैं, उनको भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है। तो भौतिक राशियों में दो प्रकार से मेजरमेंट हो रहा है, एक तो प्रत्यक्ष मेजरमेंट हो रहा है और एक अप्रत्यक्ष मेजरमेंट हो रहा है। तो जिन राशियों का प्रत्यक्ष मेजरमेंट होता है वो राशियां मूल राशियां कहलाती हैं, और जिनका अप्रत्यक्ष मेजरमेंट होता है, मतलब कि क्या होता है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं, वो राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। और वो राशियां जो होती है मूल राशियों से ही मिलकर बनी होती है। ठीक है। इसको विस्तार से समझते हैं कि इसको डिफाइंड ऐसे कर सकते हैं कि ऐसी राशियां या ऐसे कह सकते हैं, चलिए ऐसी राशियां आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए मैं यहां लिख देता हूं कि मूल राशियां। ठीक है। तो मूल राशियों की बात करूं तो ऐसी राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। ऐसी राशियां जो पूर्णतः क्या होती है? स्वतंत्र होती हैं, तथा ऐसी राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है तथा जिन्हें मापने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं और जिन्हें मापने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी राशियों को मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियां कहते हैं। तो हमने आपको बताया कि ऐसी राशियां जो पूर्णतः क्या होती है? स्वतंत्र होती हैं और जिन्हें मापने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। और मूल राशियां जो होती है बेटा, मूल राशियों का इनका प्रत्यक्ष मापन करते हैं। कैसा मापन करते हैं? प्रत्यक्ष मापन करते हैं। इनका डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं, इनका प्रत्यक्ष मापन करते हैं। ठीक है ना। तो इनका प्रत्यक्ष मापन किया जाता है। अब आगे मैं आपको समझा दूं इसमें कि मूल राशियां जो होती हैं, ये राशियां 7 प्रकार की होती है। ये राशियां 7 प्रकार की होती हैं। 7 प्रकार
की होती है यानी कुल जो मूल राशियां हैं वो 7 मूल राशियां हैं। कौन कौन सी मूल राशियां 7 हैं? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लंबाई के अंतर्गत लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। तो लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, तीसरा जो हो गया समय हो गया, और चौथा जो हो गया लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप हो गया, पांचवा ताप, ज्योति तीव्रता हो गई। क्या हो गया? ज्योति तीव्रता हो गई। और छठा जो हो गया वैद्युत धारा हो गया। और सातवां जो है पदार्थ की मात्रा हो गई। आप ध्यान देंगे बेटा कि क्या है कि हमने बताया ऐसी राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है तथा जिसे मापने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी राशियों को हम मूल राशियां कहते हैं। इनका प्रत्यक्ष मापन करते हैं। ये राशियां जो होती हैं वो 7 प्रकार की होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, वैद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। कुल मिलाकर के 7 आपके सामने मूल राशियां लिखी गई हैं। ठीक है ना? ये मूल राशियां हैं। इसी प्रकार से व्युत्पन्न राशियां होती हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? तो यहां पर ध्यान देंगे, व्युत्पन्न राशियां क्या होती है कि मूल राशियों से बनी राशि को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। कैसे कहते हैं? मूल राशियों से बनी राशि को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो मूल राशियों से, यहां लिख देता हूं मैं, मूल राशियों से बनी राशि को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है ना? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है? और इनका अप्रत्यक्ष मापन करते हैं। कैसा मापन करते हैं? अप्रत्यक्ष मापन करते हैं। ये राशियां बहुत ज्यादा होती हैं, इनका अप्रत्यक्ष मापन करते हैं। ठीक है ना? तो मूल राशियों से बनी राशि को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ये जो आपके सामने मूल राशियां दिखी गई हैं, इसमें आपको कुछ चीजें दिखाई नहीं दे रही होंगी, जैसे कि ज्योति तीव्रता, वैद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। मैं इधर का ही लिख देता हूं कि पांचवा जो है वो ज्योति तीव्रता है। और पांचवा जो है इधर भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इधर लिख देता हूं मैं। पांचवा जो है बेटा ज्योति तीव्रता है। छठा जो है बेटा वो वैद्युत धारा है। और सातवां जो है पदार्थ की मात्रा है। क्या है? पदार्थ की मात्रा है। ये आपके सामने है 7 राशियां, 7 मूल राशियां। ऐसी राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं और जिन्हें मापने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी राशियों को ही हम क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। और इनका प्रत्यक्ष मापन करते हैं। ये 7 प्रकार की होती है: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप और ज्योति तीव्रता, वैद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल राशियां हो गई। और इसी के साथ हमने बताया व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं। तो मूल राशियों से बनी राशि को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जो राशियां जो होती है मूल राशियों के मिलने से बनती है, उनको हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और इनका अप्रत्यक्ष रूप से मापन करते हैं। इनको यानी डायरेक्ट नहीं माप सकते हैं। इन मूल राशियों को मापेंगे, उसी की सहायता से, उन्हीं की गणितीय संक्रिया द्वारा हम व्युत्पन्न राशियों का मान क्या करते हैं? निकालते हैं। इतना स्क्रीनशॉट करेंगे और या फिर इतने को नोट करेंगे। आगे इसके बाद से हम इसे मिटा करके बात करते हैं। हाँ तो बेटा आप नोट कर लिए होंगे इसको। अब आगे हम बात करते हैं कि अभी तक हमने आपको बताया मूल राशियां किसे कहते हैं और व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं। तो जरा सा व्युत्पन्न राशियों के बारे में उदाहरण देखते हैं। ठीक है? तो व्युत्पन्न राशियों का एग्जाम्पल देखते हैं। आप एक काम करेंगे कि एक तरफ लिखेंगे व्युत्पन्न, दिखाई दे रहा होगा आपको शायद, व्युत्पन्न। ठीक है? व्युत्पन्न, एक तरफ लिखेंगे व्युत्पन्न राशियां और दूसरी तरफ लिखेंगे इनके सूत्र। जिसका आपको बार बार कंफ्यूजन होता है बेटा कि आपको हम मात्रक पूछते हैं, आप सूत्र का बताते हो।
या सूत्र पूछते हैं मात्रक बताते हो। तो ये गलती ना हो आपसे कि आज के बाद से समझिएगा, मैं यहाँ पर जो लिखूंगा वो इनके सूत्र हैं, इनको मात्रक नहीं कहते हैं। मात्रकों के लिए आगे भी अभी आगे चलते रहेंगे। ये मापन किसे कहते हैं, मात्रक क्या होते हैं, तो मापन के लिए किन किन बातों की आवश्यकता होगी, वे सारी बातें हम लोग देखेंगे वीडियो में, ठीक है। तो अभी व्युत्पन्न राशियों पर मैं चर्चा कर रहा हूं कि बेटा व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे और नोट करते चलेंगे मेरे साथ में, ठीक है। तो व्युत्पन्न राशियों में मैं सबसे पहले राशि की बात करूं तो व्युत्पन्न राशि में एक राशि होती है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आप लोगों ने नाम सुना होगा। क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। तो क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि है। यहां पर बात करेंगे क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है बेटा लंबाई गुणे क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का ये सूत्र होता है बेटा लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी कि हम बात करें तो लंबाई जो है हमारी मूल राशि है और चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही होती है, तो ये भी मूल राशि ही है। तो यानी कि इन दोनों मूल राशियों से मिलकर के हमारा क्षेत्रफल बना हुआ है, तो क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि कहलाएगा, क्योंकि इन दोनों मूल राशियों से मिलकर के मेरा क्षेत्रफल बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्षेत्रफल क्या हो गई, व्युत्पन्न राशि हो गई। उसी प्रकार से दूसरी व्युत्पन्न राशि है आयतन। आयतन आपकी व्युत्पन्न राशि है और आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ ब्रीथ इंटू हाइट, ठीक है ना। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये हो गया आपका आयतन। आयतन को हम अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। और क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ हो गया। और आयतन की बात करें तो यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट हो गया, ठीक है ना। तो ये सभी जो ऊंचाई और चौड़ाई जो है ये भी एक प्रकार की लंबाई ही है। इसमें भी वही मेजर किया जाता है, लंबाई ही मेजर किया जाता है। तो ये भी मूल राशियां हैं। ये तीनों मूल राशियों से मिलकर के ये आयतन बना हुआ है। तो आयतन को हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। इसी प्रकार से तीसरी बात करूं तो घनत्व हो गया। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। आपको पता ही है बेटा कि द्रव्यमान जो है वो मूल राशि है। द्रव्यमान अभी 7 मूल राशियां लिखे थे, उसमें एक आपको द्रव्यमान भी लिखवाया था मैंने। तो द्रव्यमान आपकी मूल राशि है और आयतन भी। आयतन को देखेंगे तो आयतन मूल राशियों से मिलकर बनी हुई है। इसका मतलब फाइनली इसको देखा जाए, इस रूप में देखा जाए कि द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान बटा आयतन की जगह पर हम लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यानी अब आप इसको देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये सभी की सभी मूल राशियों से ही मिलकर बनी है। अतः घनत्व को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। इसी प्रकार से बेटा आगे बात करें, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी एक प्रकार की लंबाई होती है और समय मूल राशि है ही। तो दूरी और समय को मिल करके बना हुआ है चाल। तो चाल को हम व्युत्पन्न राशि कहेंगे। इसी प्रकार से होता है बाबू वेग होता है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। दोनों में बस इस बात का अंतर है बेटा कि वेग और चाल और वेग में इस बात का अंतर है कि चाल दिशा नहीं बताती, दिशा इसमें उपलब्ध नहीं है। और वेग की बात करते हैं तो वेग में दिशा उपलब्ध है। यानी कि वेग सदिश राशि है और चाल अदिश राशि है। यानी दिशा के साथ इसकी गणना की जाती है और इसके विदाउट दिशा की गणना की जाती है, ठीक है ना। तो वेग की बात करें तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई ही है। तो ये भी मूल राशि है और ये मूल राशि है। तो दोनों मिलकर के बना हुआ है वेग। तो वेग जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बात करें त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण यह बताता है बेटा कि प्रत्येक सेकंड किसी वस्तु के वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो हर एक सेकंड कोई वस्तु कितना वेग परिवर्तित कर रही है, इसको हम त्वरण से बताते हैं। और त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन मतलब वेग में जितना परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन के लिए जितना समय लगेगा, ठीक है।
तो वेग में परिवर्तन को देखेंगे तो वेग मूल राशियों से मिलकर बनी है, तो वेग परिवर्तन भी मूल राशि से मिलकर बना है। तो समय और समय मूल राशि है ही, तो इनसे मिलकर के त्वरण बना हुआ है, तो त्वरण भी आपका क्या होगा, व्युत्पन्न राशि होगा। इसी प्रकार से बल की बात करेंगे, 7वें नंबर पर बल की बात करेंगे तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये सूत्र है, जितना मैं लिख रहा हूं इस साइड में मैंने जितना लिखा है बराबर के बाद वो सभी के सभी सूत्र है। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण, जिसको यफ बराबर क्या करते हैं, एम ए कहते हैं, यम ए कहते हैं, यफ बराबर एम ए जो कहते हैं, यम द्रव्यमान होता है, ए एक्सीलरेशन होता है, त्वरण होता है। ठीक है, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण हो जाएगा। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण हो गया, तो द्रव्यमान भी मूल राशि है, त्वरण भी मूल राशि है, तो ये दोनों मिलकर के मूल राशियों को मिलकर के बल बना हुआ है। तो बल आपका क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न राशि कहलाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये बेसिक बातें हैं बेटा, और भी ऐसे आगे और भी रहेंगे। मैंने 7 लिखवा दिया, बल हो गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, 8वां नंबर पे मैं आपको लिखवा देता हूँ, 10 तक लिखवा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद से एक बात आती है बेटा संवेग। संवेग ये बताता है कि कोई वस्तु अपने वेग के तुलना में कितना अपने द्रव्यमान की तुलना में कितना वेग धारण कर सकती है, यानी कि संवेग का आशय है। संवेग कहते हैं द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, और यह बता रहा है कि कोई वस्तु अपना द्रव्यमान की तुलना में कितना वेग धारण कर लेगी। ठीक है, तो द्रव्यमान गुणे क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण द्रव्यमान गुणे वेग होता है। संवेग को P से लिखते हैं, P बराबर जो होगा वो आपका m इंटू वी हो जाएगा। ठीक है ना, तो m इंटू वी होता है द्रव्यमान गुणे वेग, ये इसके सूत्र है। और ये जो है संवेग जो है वो व्युत्पन्न राशि है। 9वां की बात करें अगर हम, तो आवेग की बात करें, आवेग की बात करें, आवेग जो होता है इम्पल्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। तो आवेग बराबर होता है बल गुणे सूक्ष्म समय होता है। ठीक है, तो बल गुणे सूक्ष्म समय होता है। तो ये बल भी मूल राशि से मिलकर बना हुआ है, तो मूल राशियों से ये दोनों मिलकर के बने हुए हैं, इसलिए ये व्युत्पन्न राशि होगी। यानी कि आवेग को आई से रिप्रेजेंट करते हैं या कभी कभी जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एफ इंटू क्या होगा कि सूक्ष्म समय यानी डेल्टा टी कहते हैं इसको। ठीक है, या डी टी भी लिख सकते हैं इसको, तो डेल्टा टी लिखते हैं। ठीक है ना, तो आवेग बराबर बल गुणे सूक्ष्म समय होगा। इम्पल्स के बारे में आप शायद अवगत नहीं होंगे, मैं आपको बता दूं इम्पल्स क्या होता है। अक्सर आप देखे होंगे कि जैसे क्या आता है कि अगर आपको इसी दीवार में दबा दिया जाए, ऐसा आपको दबाने की बात कर रहे हैं, लाइक और कमेंट कम मत कर देना आप अगर आपको दबाने की बात मैं कर रहा हूं तो। ठीक है, तो ऐसा है कि जैसे किसी व्यक्ति को इसी दीवार में दबा दिया जाए, तो जब किसी व्यक्ति को इसी दीवार में दबा दिया जाए, बहुत तेजी से तेज दबाव रखोगे तो भी उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। जितना प्रभाव पड़ेगा कि उसके थोबड़े पर खींच करके एक चाटा मारोगे आप, तो जब उसके थोबड़े पर खींच करके एक चाटा मारोगे तो उसका गाल जो होता है वो इतना बड़ा सूज जाएगा। ठीक है, तो जब सूज जाता है, इसका कारण क्या है, यहाँ पर कंडीशन है, दबा करके उससे ज्यादा फोर्स से रखे थे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन एक चाटा मारने से गाल सूज जाता है। कारण क्या हो गया कि क्योंकि यहाँ पर जो होता है बेटा कि यहाँ पर बल जो है सूक्ष्म समय के लिए लगता है। जब चाटा मारते हो तो गाल और हाथ का संपर्क जो होता है वो सूक्ष्म समय के लिए होता है। वही बल किस में बदल जाता है, इम्पल्स में बदल जाता है, आवेग में बदल जाता है। तो यहाँ पर आवेग काम करता है, जिसके कारण बल का प्रभाव बढ़ जाता है। तो बल के बढ़े हुए प्रभाव को इम्पल्स कहते हैं। ठीक है ना, तो बल के बढ़े हुए प्रभाव को इम्पल्स कहते हैं, आवेग कहते हैं। जैसे अक्सर क्या होता है कि बेटा दो कारों को एक साथ चिपका करके और कह दिया जाए कि दोनों कारें एक दूसरे को बल लगा के ढकेलें, तो दो कारें एक दूसरे को बल लगा करके ढकेलेंगी तो दोनों कारों पर कोई प्रभाव नहीं होता है, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं दिखने को मिलता है। लेकिन उतने ही वेग से, जितने वेग से वो बल लगा रही थी, जितना बल लगा रही थी उतने ही बल से वो कहीं दूर से आके गतिमान होकर के और आपस में टक्कर करके उतना ही बल आरोपित करती हैं। तो क्या होगा कि आपको देखने को मिलेगा कि दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो जाती है। या जो हल्की गाड़ी होगी, अगर बाइक का ट्रक के साथ टक्कर करा रहे तो बाइक जो है उड़ के चली जाएगी। ठीक है, तो इसका कारण ये है कि बाबू यहाँ पर आवेग उत्पन्न हो जाता है, इम्पल्स उत्पन्न हो जाता है। तो जो बल का प्रभाव है वो किस में बदल जाता है, आवेग में बदल जाता है। तो ये इम्पल्स होता है। आगे आप क्लास 9th में जाएंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आवेग की बात कर दिया। और 10वां नंबर में बात कर देता हूँ कार्य की। कार्य बेटा वर्क होता है। वर्क जो कल्टू जो होता है बल गुणे विस्थापन होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल गुणे विस्थापन
विस्थापन होता है, ठीक है ना। तो बल गुणे विस्थापन हो गया, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन हो गया, यानी एफ इंटू क्या हो जाएगा, विस्थापन को क्या लिखेंगे, एस लिख सकते हैं या डेल्टा एस लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए आप, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू एफ एस हो गया, ठीक है ना। तो एफ इंटू एस हो गया। तो ये आपके सभी के सभी व्युत्पन्न राशियां है बेटा। आज अभी तक आपने ये मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां देखी, और अगली वीडियो में मैं बात करूंगा बेटा कि इनके मात्रक क्या होते हैं, मात्रक मापन किसे कहते हैं, मात्रक क्या होते हैं, ठीक है, और मापन किन किन बातों पर निर्भर करता है। इंटरेस्टिंग कहानी है, मोर देन स्टैटिक इंटरेस्टिंग कहानी है बेटा। आप कहीं जाएंगे नहीं, वीडियो का इंतजार करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपको ऐसी बेसिक बातें आप तक पहुंचाता रहूं। आपको मैं बता दूं बेटा कि ये जो जनरली बेसिक बातें हैं ये कोई पढ़ाता नहीं है। यही चीजें पढ़ने के लिए आपको अन्य ऑनलाइन चैनलों वालों से आपको फीस देनी पड़ती है, या आप किसी कोचिंग में जा करके ये चीजें पढ़ रहे हैं तो फीस देनी पड़ती है इसी चीज के लिए। और मैं बता दूं बेटा कि ये लोग आज के समय में ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि किताबें पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन बेटा ये सारी बेसिक चीजें नहीं बताई जा रही हैं। बिना इसकी जानकारी के हम आगे पढ़ रहे हैं तो वो हमारे साथ धोखा है बेटा, है ना। क्योंकि मुझे